अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ओके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या बात होता है कि सर कितना ऑर्डर का होता है मैट्रिक्स, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? m इंटू एन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे m क्या होता है सर? m रो होता है, और n क्या होता है सर? n कॉलम होता है। यही होता है ना, ठीक है। इसको हम आसानी से आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। ज़्यादा हम इसमें डेफिनेशन नहीं लिखाते हैं, बस आप लोग समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, मान लो मैंने बोल दिया कि आज मैंने क्या किया, m की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 1। तो m की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो आज रो कितना हो गया? 1 हो गया। आप क्या बोलोगे सर रो कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब आज यही ना लिखोगे 1 इंटू एन। रो कितना है? 1 है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो कॉलम कितना है सर? n है। तो आपका जो डायग्राम बनेगा, जो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, वो किस तरह बनेगा? इस तरह, इस टाइप का बन रहा होगा। आप बोलोगे ना सर इसमें क्या हो रहा होगा? रो एक ही है, मतलब क्या हो रहा होगा? 1 क्या हो रहा होगा? 1 1 2 1 3 डॉट 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 कितना हो रहा होगा? 1 n, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स। मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स। सिमिलरली मान लो आज हमने क्या किया, आज हमने n की वैल्यू 1 कर दी। किसकी वैल्यू 1 कर दी? n की वैल्यू। तो आज किसकी वैल्यू 1 हो गई? n की। तो आज कॉलम कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो आप इसको किस तरह लिखोगे? ऑर्डर m इंटू n लिखोगे, m इंटू 1 लिखोगे ना। तो आज इसका रो कितना है? m है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, m रो है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? इस तरह बनेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे? फर्स्ट एलिमेंट को क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि सर 1 1। दूसरा फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो क्या होगा आपका? फर्स्ट कॉलम, और यहाँ कितना हो जाएगा? m इंटू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ओके। कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली अब मान लो कभी अगर ऐसा हो गया, मान लो आपको बोल दिया ये क्या था मेरा? रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। मतलब जिसमें एक कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो है उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोल दिया कि m की वैल्यू क्या है? आज बड़ा है किससे? n से। मतलब आज रो क्या है आपका? बड़ा है, ज्यादा है किससे? कॉलम से। तो आपका जो डायग्राम बन रहा होगा किस तरह बन रहा होगा? किस टाइप का शेप ले रहा होगा वो? तो क्या बोले सर आज तो रो ज्यादा है, तो रो ज्यादा है तो पक्का सर ऐसा बन रहा होगा। और कॉलम क्या है सर? कम है, तो मतलब इस टाइप का कुछ बन रहा होगा। यही बोलोगे ना। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया कि क्या है? आज क्या है? रो का क्या है? कम है, और कॉलम क्या है? ज्यादा है। तो कॉलम ज़्यादा है तो जो हॉरिजॉन्टल वाला शेप हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसका डायग्राम किस तरह बन रहा होगा? इस टाइप का बन रहा होगा। यही बोलोगे ना, हाँ इसी टाइप का बोलोगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जब रो क्या होता है? ज़्यादा होता है कॉलम से, मतलब ये क्या है? ये क्या है? खड़ा है ना, वर्टिकल है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब रो क्या हो रहा होगा? ज़्यादा हो रहा होगा कॉलम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। और जब कॉलम रो क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा कॉलम से, मतलब आज क्या हो रहा होगा? कॉलम ज़्यादा हो रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखो लंबा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और जिस दिन क्या हो गया? जिस दिन आपका m इक्वल टू n हो गया, मतलब आज जितना रो है जितना कॉलम है, ठीक है ना, जितना रो था उतना ही क्या था? कॉलम था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? मतलब जितना रो है उतना कॉलम है, मतलब जितना रो है उतना कॉलम है। समझ में आया? ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। और पूरे में जितना हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखे, टोटल में अपना जो काम का है यही वाला काम का है, ठीक है। इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को। समझ में आ गया? तो पहला क्या बोलोगे सर? रो मैट्रिक्स जिसमें रो होता है, ओनली एक रो होता है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल मैट्रिक्स सर जिसमें क्या हो गया? रो की संख्या ज्यादा है कॉलम की संख्या से। उसके बाद क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल सर जिसमें क्या है? कॉलम ज्यादा है, रो क्या है? कम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है।
और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर, जिसमें क्या हो, रो इक्वल टू क्या हो, कॉलम हो। ठीक है ना, नोट डाउन करो इसमें। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था सर, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ कॉलम होता था। ठीक है ना, मतलब जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। अब इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में क्या होगा सर, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ट्रायंगुलर को। तो ट्रायंगुलर क्या होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। अब सर इसको हम लोग इस तरह याद रखेंगे, अपर ट्रायंगुलर कौन होगा, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, मतलब उसका जो डायग्राम बनता है क्या होता है, ये क्या होता है, सभी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पढ़ रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर में होता है, इसमें क्या होता है, मान लो ये वाला एलिमेंट है, मान लो 3 ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3, थर्ड क्या होगा 3 1 3 2 और 3 3। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपको डायगोनल दिख रहा होगा, ये डायगोनल दिख रहा है। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो इसके डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो हो जाता है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। मतलब आप इसको याद किस तरह करोगे कि सर अपर ट्रायंगुलर में अपर वाला एलिमेंट होता है और नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है, नहीं होता है। किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर में क्या बोलोगे, जिसमें ऊपर वाला ट्रायंगल होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। तो ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, तो जिसमें ये ऊपर वाला ट्रायंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। समझ में आया ना। तो इसको हम लोग तो बस तुमको याद करने के लिए लिखे। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा अपर ट्रायंगुलर का, तो आप क्या बोलोगे कि सर कोई मैट्रिक्स है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई जे, और वो वैल्यू क्या है, जीरो है। अब वो वैल्यू जीरो कब हो रहा होगा सर, ये वाला किस केस में था, आई जब क्या होता था, लेस देन क्या होता था, जे, ग्रेटर देन जे। तो आप क्या बोलोगे सर, नीचे वाला क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे। तो जब आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। और सिमिलरली नीचे वाला लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर में क्या बोलोगे कि सर लोअर वाला एलिमेंट होता है और अपर वाला नहीं होता। समझ में आ रहा ना, लोअर में लोअर होता है, अपर में अपर होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर A11, यहाँ पे क्या बोलोगे A22, और यहाँ क्या बोलोगे A33। ये वाला जीरो, ये जीरो और ये जीरो। यहाँ पे क्या हो गया A21, यहाँ पे क्या हो गया A31, A32। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर जिसमें लोअर एलिमेंट होता है। ठीक है, लोअर जिसमें एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह डिफाइन करोगे, आप बोलोगे सर ए आई जे इक्वल टू क्या है, जीरो है। कब, जब आई क्या है, लेस देन जे है। तो ये किसका डेफिनेशन है, लोअर ट्रायंगुलर का। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली अब यहाँ पे देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है। समझ में आ रहा है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है। मतलब क्या होगा, A11 ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर A22 ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0 0 A33। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर का है, 3 3 का। ठीक है, तो आप 2 2 का लिखते तब किस तरह लिखते हैं, आप 2 2 का लिखते तो इस तरह लिखते A11 0 0 A22 2।
समझ में आ रहा है ना। 4 4 का लिखते तो क्या लिखते, एक और टर्म ऐड हो जाता है, यहाँ पे 4 4 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, आप क्या बोलोगे कि सर आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कब जब i नॉट इक्वल टू जे रहेगा तब, मतलब जब i नॉट इक्वल टू जे रहेगा तो क्या होगा सर, ये सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है DIAG A11 A22 A33, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर कभी लिखा रहेगा डायगोनल 1 1 2 2 3 3, तो आप क्या समझोगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना डायगोनल मैट्रिक्स में। जैसे मैं कभी अभी अगर मैं लिख दिया यहाँ पे डायगोनल, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 3 4, ठीक है, और यहाँ -3 लिख दिया, तो आप क्या समझोगे कि सर ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हो रहा होगा 2 0 0 0 -3 0 0 0 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। और बच्चा जनरली यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि क्या सर अगर यहाँ पे 0 होता, मतलब यहाँ जो एलिमेंट है डायगोनल में, क्या सभी का वैल्यू होना चाहिए क्या, अगर यहाँ पे 0 होता तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता क्या, बिल्कुल होता। क्या यहाँ पे एक 0 हो जाता तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या, बिल्कुल होता सर। अगर ये वाला 0 हो जाता तो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या, बिल्कुल होता। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, लेकिन आप जहाँ भी देखोगे बुक में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो लेता ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वो था, सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल दोगे कि सर ये भी क्या एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमने क्या देखा अभी, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा और एक क्या देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा। दोनों के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, ट्रायंगुलर जब भी हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो मस्ट हो रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा होगा तभी ट्रायंगुलर हो रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा होगा तभी डायगोनल हो रहा होगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। और डायगोनल मैट्रिक्स में अब हम लोग देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स से देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब सर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी ये होना है, ठीक है, और इसका जो एलिमेंट हो, मान लो ये एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही होता है डायगोनल में, ये तो पता है ना आप लोग को, अभी मैंने बताया 0, और यहाँ पे भी ए हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या हो, एक मैट्रिक्स हो, और जिसका क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, A 0 0 0 A 0 0 0 A। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर, तो ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता होगा 1 को छोड़ के, मतलब ये जो ए की वैल्यू हो रही होगी ना, वो नॉट इक्वल टू 1 हो रही होगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब सर, मतलब क्या, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और वो क्या हो रहा होगा यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 3,
तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। या यहाँ पे हो जाता -3 और -3, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। 4 4 हो जाता तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है सर, तो जो यहाँ पे ए आपको लिखा हुआ है ना, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यूनिट मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम। तो इसका क्या हो रहा होगा सर, जो यूनिट है मतलब क्या, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल टू 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया। फिर से, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट अदर देन 1 हो, मतलब 1 छोड़ के कुछ भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल नोटेशन भी आता है। जैसे कभी आपको मान लो कहीं दिख गया I1, तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट होगा कि सर इसमें मात्र एक रो हो रहा होगा और एक कॉलम हो रहा होगा, मतलब सिर्फ 1 हो रहा होगा, ठीक है ना। कहीं आपको दिख गया I2 का मतलब आप क्या समझोगे कि सर यहाँ पे पक्का 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब 1 0 0 1, ठीक है ना। और कहीं पे आपको अगर I3 लिखा हुआ मिल गया I3, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे क्या था, 1 था 0 था 0 था 0 1 0 0 0 1। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो I3 का मतलब है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। I4 रहता तो उसका ऑर्डर मतलब क्या होता, 4 × 4, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसी में जो एक होता है आपका इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। क्या होता है, नल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, अलग है, अलग से ये। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो। ठीक है, तो ये क्या होता है, नल से आपको समझ में आ रहा होगा, जीरो से समझ में आ रहा होगा, जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है, इज नॉन एज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, किस तरह इसको लिखेंगे सर, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसको जीरो मैट्रिक्स है, तो आप क्या लिख सकते हो, जीरो मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में लिख दो, तो क्या हो गया, जीरो 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 जीरो। या क्या लिख सकते हो सर, या आप लिख सकते हो जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे 1 2 x 4 लिखा हो और इक्वल टू जीरो हो, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप 2 2 का मैट्रिक्स ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू क्या ले सकते हो, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अपने यहीं 3 3 का रहता तो आप यहाँ 3 3 का ले सकते हो। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोलो या टॉपिक बोलो कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो रहा होगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो रहा होगा। ठीक है, अब ट्रायंगुलर बोल रहा होगा तो ट्रायंगुलर मतलब क्या समझते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका जो फोटो बन रहा होगा वो किस टाइप का बन रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इस तरह बनेगा, A11 A12 A13 डॉट 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 क्या हो रहा होगा, A1 n हो रहा होगा, यही ना हो रहा होगा, मतलब कॉलम कितना जा रहा है, n जा रहा है। सिमिलरली A21 22 23 डॉट 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 2n हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, A31 A32 A33 डॉट 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 A3n हो रहा होगा। सिमिलरली जो लास्ट वाला एलिमेंट हो रहा होगा, तो अभी हमने क्या बोला कि A स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा होगा, तो जितना रो हो रहा होगा उतना कॉलम हो रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका जो रो भी हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, वो भी n हो रहा होगा, तो n × 1 हो रहा होगा, n × 2 हो रहा होगा, n × 1 सॉरी डॉट 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 n × 1। ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो रहा होगा, n × n।
ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो रहा होगा। तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, या सर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, या सर उसके ऊपर वाला जीरो होना चाहिए ना। आप यही ना बोलोगे। अपर मतलब क्या होता था, ऊपर का एलिमेंट, लोअर मतलब क्या होता था, जब नीचे वाला एलिमेंट होता था, यही होता था। और उसके अपोजिट में क्या होता था, जीरो होता था। तो मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो रहा होगा इस मैट्रिक्स में, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बोलोगे आप, सर ऑर्डर को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हुआ होगा। और इसको मान लो जितना ऊपर में एलिमेंट होता है उतना ही नीचे में एलिमेंट होता है। ये तो पता है ना कि अगर इक्वल मतलब दोनों रो और कॉलम इक्वल है तो ये दोनों क्या होगा, सिमेट्रिक होगा एक दूसरे को। तो अगर इसको तुम x मानोगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल डायगोनल में कितना एलिमेंट हो रहा होगा, तो आप कितना बोलोगे, सर 1 2 3 4 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो टोटल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में कितना हो रहा होगा, n हो रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि n स्क्वायर किसके बराबर हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ऊपर वाला x प्लस नीचे वाला x और ये वाला टोटल एलिमेंट कितना हो रहा होगा, n हो रहा होगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो रहा होगा सर, n स्क्वायर माइनस n। तो x इक्वल टू कितना हो रहा होगा, n स्क्वायर n माइनस अपॉन 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो रहा होगा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। किस में, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये मिनिमम का बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों, मान लो सर ये वाला पूरा जीरो था, नीचे वाला ये भी तो जीरो हो सकता है, एक टर्म तो ये भी जीरो हो सकता है, ये भी तो जीरो हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इतना जीरो होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है निकालना, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसी में एक और हो सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज किस में निकालना है आज हमको, डायगोनल मैट्रिक्स में निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे हम लोग, सिमिलरली यही करेंगे हम लोग। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, स्क्वायर मस्ट है, वो स्क्वायर हो रहा होगा। तो इसको आप फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, a11 a12 डॉट 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 a1n। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये सब सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0, यही हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, 2 2, ठीक है, 2 2 0 0 0 0 0। इसी टाइप का 0 0 बढ़ते आ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लास्ट वाला एलिमेंट a n n, और ये सब टर्म क्या हो रहा होगा, सब 0 हो रहा होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब सर इसमें क्या पूछा है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो पहले मिनिमम देखते हैं। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो क्या होगा, पहले तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि प्रिंसिपल नंबर के प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ये तो मिनिमम इतना तो होना ही पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। तो इसको मान लो x अभी माने थे, इसको भी x माने थे, और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू क्या है, यही ना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला एलिमेंट भी कितना है, ये वाला जो ऊपर वाला भी जीरोज कितना है, और सभी जीरो तो इक्वल ही हो रहा होगा ना। तो सभी जीरो यही है, तो ये जो टोटल जीरो ये किसके बराबर है, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। नीचे भी x हो रहा है सर, ये भी किसके बराबर है, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो रहा होगा, क्या बोलोगे कि सर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 कितना हो गया सर, ये वाला दोनों का एलसीएम ले लिए 2, तो कितना हो गया n स्क्वायर, ठीक है, माइनस n। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए कम से कम इतना तो आपका जीरो होना ही चाहिए। समझ में आया। और ये n क्या है, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, याद रखना, ठीक है ना। अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, और 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। तो 3 3 का ऑर्डर में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 6 होगा।
समझ में आया? अब मैक्सिमम का बात करते हैं। तो मैक्सिमम क्या होगा सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो आपने अभी बताया डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स का, उसके लिए ये भी तो जीरो हो सकता था सर, ये भी तो जीरो हो सकता था, ये भी तो जीरो हो सकता था, ठीक है, सभी जीरो हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। जनरली बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि एक डिजिट कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो टोटल कितना है यहाँ पे? टोटल एलिमेंट कितना है डायगोनल मैट्रिक्स में? स्क्वायर मैट्रिक्स में कितना है? n स्क्वायर, और उसमें कम से कम एक होना चाहिए, तो एक माइनस कर दो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? n स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आया? तो किसी भी डायगोनल में, किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप लोग जीरो निकाल लोगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं इसके बाद इसी में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा सर? ठीक है, मान लीजिए आपका दो मैट्रिक्स है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है, और ए मैट्रिक्स मान लो आपका है, ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है मान लो ए आई जे, ठीक है, और जिसका ऑर्डर मान लो दिया हुआ होगा m इंटू n। सिमिलरली दूसरा मैट्रिक्स क्या हो? b हो, और इसका ऑर्डर मान लो दिया हुआ p इंटू क्यू। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? तो पहला कंडीशन क्या है दोनों इक्वल होने के लिए? ठीक है ना, a इक्वल टू बी इफ पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए मतलब सर जितना इसमें रो है उसमें भी उतना ही रो होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। सिमिलरली जितना इसमें कॉलम है उसमें भी उतना ही कॉलम होना चाहिए, तो n इक्वल टू क्या होना चाहिए? q होना चाहिए। तो ये मस्ट कंडीशन है क्या? दो मैट्रिक्स को इक्वल होने का। दूसरा कंडीशन क्या है सर? अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों का क्या हो गया? दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है, तो क्या उसको इक्वल बोल देंगे? नहीं। उसके बाद उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, समझ में आ रहा है? मतलब इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली उधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का दोनों का एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दोनों क्या है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे दूसरा कंडीशन? कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है, समझ में आया? मान लो कभी आपको दे दिया कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ये मान लो यहाँ ए बी डब्ल्यू वाई दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 3 -2 4 6, और आपको बोल दिया यहाँ इक्वल टू का साइन दे दिया, ठीक है, और आपको बोला कि दोनों इक्वल है, और नहीं भी बोलता तो यहाँ इक्वल टू का साइन है तो दोनों इक्वल ही हो रहा होगा। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है। तो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आप क्या बोलोगे कि सर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहा होगा? इक्वल हो रहा होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए है, तो ए इक्वल टू क्या हो रहा होगा? 3 हो रहा होगा। बी इक्वल टू क्या हो रहा होगा? -2 हो रहा होगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो रहा होगा? यहाँ कितना है? 4 है, और वाई इक्वल टू कितना हो रहा होगा? 6 हो रहा होगा। समझ में आया? तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि दो मैट्रिक्स है, क्या बोला है? दो मैट्रिक्स है और दोनों क्या है? यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है, और आपसे क्या बोला है? x y z w का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पहले तो आप देख लो दोनों का ऑर्डर सेम है ना? बिल्कुल दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2 2 इसका भी 2 2। अब क्या होगा? दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहा होगा? इक्वल हो रहा होगा। तो x - y इक्वल टू कितना हो रहा होगा? आप क्या बोलोगे सर? -1। सिमिलरली 2x, सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 2x - y इक्वल टू कितना हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। उसके बाद क्या बोलोगे सर? 2x + z इक्वल टू कितना हो रहा है सर? 5 हो रहा है, और 2z + w कितना हो रहा होगा सर? क्या बोलोगे? 13 हो रहा है सर, यही हो रहा है ना। अगर आप इस दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे x - y इक्वल टू -1, 2x - y इक्वल टू 0, सॉल्व किए, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये कट गया, कितना हुआ? -x, और यहाँ क्या हुआ? -1। तो x इक्वल टू कितना हो गया?
1 आ गया। तो x इक्वल टू अगर 1 यहाँ पुट कर दोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 अगर पुट किए तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रहा है। सिमिलरली x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दिए तो z इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली z इक्वल टू अगर यहाँ 3 पुट कर दिए तो उधर गया तो कितना हो गया, w इक्वल टू 7 हो गया। 13 माइनस 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है इसका। तो इस तरह हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन को इस तरह जब इक्वल बोलता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग के बराबर करके। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अगला टॉपिक देखते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है जो क्या है ए आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ, और इसका ऑर्डर क्या है, और देखो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो निकालते हैं ना, ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसमें रो इक्वल टू क्या हो रहा होगा, कॉलम हो रहा होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसे बोलते हैं सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि, ठीक है, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट है और उसको अगर सम कर दोगे तो जो भी आएगा वही क्या होगा, आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंट बाय टी आर, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया। तो मान लो कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है ए है, ठीक है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 0 2 -4 6 5 2। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इस तरह निकालोगे आप, क्या लिखोगे आप, ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल डायगोनल। तो डायगोनल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1, दूसरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे -4, उसके बाद क्या दिया हुआ 6। तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आया। ठीक है, सिमिलरली अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा होगा तब उसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किस तरह निकालोगे आप लोग, फॉर n ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लो n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो रहा होगा तो मान लो उसी का नाम को ट्रेस ऑफ निकालना है, ट्रेस ऑफ ए निकालना है। तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है आपको पता है ना, A11 A22 A33 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा होगा, ANN तक जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको समेशन में भी हम लिख सकते हैं। तो समेशन यहाँ पे लिख दिए हम लोग AI, क्योंकि दोनों सेम हो रहा है और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फॉर n ऑर्डर मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो काफ़ी आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें से कुछ बताने लायक। बस क्या करना, जब भी आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो आप क्या करना, डायगोनल का क्या करना, आप सम कर देना, वही आपका क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी बोलता है अगर आप ट्रेस ऑफ दो मैट्रिक्स का सम करके अगर उसका ट्रेस निकालो, दो मैट्रिक्स है उसका सम कर दो उसके बाद ट्रेस निकालो, या आप अलग अलग निकाल लो, बात बराबर होगा। समझ में आया पहला प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप ट्रेस ऑफ A इंटू बी निकालो या ट्रेस ऑफ B इंटू ए निकालो, बात बराबर है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह का है सब।
तीसरा प्रॉपर्टी क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ अगर a की पावर n का निकालो। समझ में आ रहा है ना, a की पावर क्या है, n है, ठीक है। इसका ट्रेस निकालो या आप n को आगे ले आओ, लॉग वाला प्रॉपर्टी लग जाता है, n को आगे ले आओ और ट्रेस ऑफ a निकाल लो और उसमें n मल्टीप्लाइड कर दो, बात बराबर है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कोई एक a मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 3 4 5 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसका 5 कर दिया, पावर 5 कर दिया। अब इसका ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस ऑफ a की पावर 5 निकालो या 5 इंटू ट्रेस ऑफ a निकालो। तो ट्रेस ऑफ a कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, तो 7 ही हो जाएगा ना। ट्रेस ऑफ 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, तो 5 इंटू 7 कर दो, ठीक है। समझ में आया, तो ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, मान लो k मल्टीप्लाइड है आपका a के साथ और उसका ट्रेस निकालना है, तो आप इसका ट्रेस निकालो या आप कांस्टेंट को क्या करो, मैट्रिक्स के बाहर निकाल दो और फिर इसका ट्रेस निकालो, बात बराबर है। इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है कि ट्रेस ऑफ IN, ठीक है ना। IN मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है n है। तो इसका अगर ऑर्डर n है तो टोटल इसका डायगोनल एलिमेंट कितना हो रहा होगा, कितना 1 हो रहा होगा, n 1 हो रहा होगा। तो सभी को ऐड करोगे तो ट्रेस ऑफ IN कितना आ जाएगा, क्या बोलोगे सर, n आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो ट्रेस ऑफ अगर आपको बोल दिया कि I3 निकालने के लिए, तो आपको पता है ना I3 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सभी 1 1 को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि a + 2b, मतलब a + 2b की वैल्यू ये दी हुई है और 2a - b की वैल्यू ये दी हुई है, और आपसे क्या बोली है कि आप ट्रेस a + ट्रेस b का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप ट्रेस a निकालोगे, फिर ट्रेस b निकालोगे, उसके बाद ही ना यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे ये जो मिल के, ये किससे मिल के बना है, ये इसी से मिल के बना है ना, a + 2b। तो अगर ट्रेस ऑफ a + 2b निकालोगे तो क्या होगा बताओ, तो इसका डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो -3 + 2 + 0 कितना हो गया, -1 हो गया। सिमिलरली अगर वहाँ पे अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे, ट्रेस क्या है आपका 2a - b, और उसका ट्रेस निकालोगे तो क्या होगा, उसका डायगोनल एलिमेंट कितना है 2 - 3 + 4 कितना हो गया, यहाँ पे 6 - 3 कितना हो गया 3, ठीक है। अब अभी हमने प्रॉपर्टी देखा ना कि या आप इसका ट्रेस निकालो या इसका अलग अलग करके निकालो, बात बराबर है। तो इसका अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्रेस a हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ट्रेस ऑफ b इक्वल टू कितना हो गया -1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो गया 2 ट्रेस, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता था ना, अभी देखे ना प्रॉपर्टी a, और यहाँ क्या होगा ट्रेस ऑफ b कितना हो गया 3 इक्वल टू, दोनों को सॉल्व कर लो। तो आप क्या करो, 1 में आप किससे मल्टीप्लाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, माइनस कर दो 2 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 ट्रेस ऑफ a + 4 ट्रेस ऑफ b, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया है -2। यहाँ पे एजिटी उतार दो, 2 ट्रेस ऑफ a - ट्रेस ऑफ b इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कट गया, कितना बचा यहाँ पे 5 ट्रेस ऑफ b, इधर कितना हो गया -5 ट्रेस ऑफ b कितना आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ b -1 पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दिया -1 तो ये कितना हो गया -2, और ये उधर गया तो कितना हो गया -2 + 2 तो कितना हो गया 1, तो ट्रेस ऑफ ये कितना हो गया 1, ठीक है। और ये क्या था -1 था, तो आपको इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 1 कितना हो गया 0। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, नोट डाउन कर लो।